पूरा टर्नओवर आपका साल का कितना हो जाता है इस फार्म? 500 बकरी अगर 6 महीने में एक एक बच्चा भी देती तो 500 बच्चे आते हैं। साल भर के अंदर मेरे को 1000 बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। मैं 10,000 में भी बेचता हूँ तो 1 करोड़ रुपए की मेरा टर्नओवर हो रहा है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जानवरों की जब इच्छा हो तो वो अंदर चले जाए छायाओं में, जब उनकी इच्छा हो तो बाहर आ जाए। 500 बकरी पालने में जो साल भर का मेरा खर्चा आ रहा है वो 35 लाख से 40 लाख रुपए के बीच खर्चा आ रहा है, जिसमें लेबर का खर्चा भी आ गया, फीडिंग का खर्चा आ गया, मेडिसिन का खर्चा आ गया। तो इसको ईद पे सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। जो नॉर्मल बकरे 30,000 40,000 का बिकेगा तो ये 70-80 हजार जस्ट डबल पैसों में बिकेगा। सानेन ये बेसिकली ये नस्ल है स्विट्जरलैंड से, इसे दूध की रानी कहा जाता है इस नस्ल को। वैसे मेरे पास 20 से अधिक नस्लें अभी फार्म में अवेलेबल है। हमारे राजस्थान की ब्रीड है, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ वही पालना चाहिए। कमर्शियल फार्मिंग अगर करनी है तो सबसे बेस्ट नस्ल है सोजत नस्ल। 25 से 30 रुपए पर डे एक बकरी का चारे की कॉस्ट आती है हमारी। टोटल ये 100 बकरी का कॉस्ट आती है 25 लाख रुपए का, जिसमें फार्म भी बन जाएगा, शेड डल जाएगा, जानवर खरीदना आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएंगे। फार्म जो बंद होते हैं नए फार्म, वो क्यों बंद हो जाते हैं? सबसे मेन वजह है कि अधूरा ज्ञान। लोग सोचते हैं कि एक बकरी साल के 4 बच्चे देगी, 100 बकरी लाऊंगा, 100 के 400 हो जाएंगे, 400 से मैं लखपति का करोड़पति हो जाऊंगा। ये 20 लाख लगा के मेरे एक साल में 80 लाख हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक मिथ्य है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोट फार्मिंग के बारे में। और किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जिस फार्म पर खड़े हैं, इस फार्म में 500 से ज्यादा बकरियां हैं और उसके साथ इस फार्म का जो साल का टर्नओवर है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस फार्म के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर गोट फार्मिंग हो रही है और किस तरीके से आप गोट फार्मिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम सोनू भाई के नाम से मुझे सब जानते हैं। मेरा अर्श गोट फार्म के नाम से चित्तौड़गढ़ में गोट फार्म है जी। मेरा NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बना हुआ मेरा फार्म है। 500 बकरे का मेरा फार्म है और पिछले 4-5 साल से मैं ये फार्म का काम कर रहा हूँ और अभी 1 साल से मैं ये फार्म NLM के तहत कर रहा हूँ जी। तो सर, अब मैं जैसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप गोट फार्मिंग से पहले क्या करते थे और आप गोट फार्मिंग में कैसे आए? हाँ, मेरा बेसिकली बिजनेस किराना होलसेल का था। किराना होलसेल में ड्राई फ्रूट, तेल, घी, शक्कर होलसेल का भी हमारा बिजनेस है जी। पर मुझे जानवर पालने का शौक है जी। तो ये शौक बढ़ते बढ़ते मेरा आज इस तक आ पहुँचा है जी। शुरुआत मैंने मेरे घर से की थी जी। मैंने घर की छत है हमारी 2100 स्क्वायर फीट की जी। उस पर मैंने 70 बकरियाँ पाली जी। तो मुझे वहाँ सक्सेस मिली, अच्छा लगा, मुझे काम समझ में आया जी। उसके बाद मैंने काम बढ़ाते बढ़ाते आज मैं यहाँ तक आ चुका हूँ जी। तो सर, अभी थोड़ा सा आपके फार्म के बारे में जानना चाहूँगा। अभी आपका जो फार्म है कितने एरिया में यहाँ पर बना हुआ जी है? जी 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 ये मेरा फार्म का जो शेड एरिया है जिसके अंदर बकरी रहते हैं, ये 60 फीट तो चौड़ाई में है जी और 200 फीट लंबाई है। 12,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये शेड डाला हुआ है जी। हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जानवरों की जब इच्छा हो जी तो वो अंदर चले जाए छायाओं में, जब उनकी इच्छा हो तो बाहर आ जाए, ठीक है, धूप में। और उनके पानी पीने की आगे लास्ट में व्यवस्था दी हुई है जी। जानवर को खुश रखने की कोशिश रहती है कि वो उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो अब सर, जैसे शेड के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, उससे पहले मैं आपकी बकरियों के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके पास में कौन कौन सी नस्लें हैं और उन नस्लों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और हमें कौन सी नस्लों का मतलब एक फार्मिंग के लिए सिलेक्शन करना चाहिए, वो थोड़ा सा आप हमें सभी नस्लों के बारे में बताइए। वैसे मेरे पास 20 से अधिक नस्लें अभी फार्म में अवेलेबल है और जो हमारे राजस्थान की ब्रीड है मैं सबको सजेस्ट करता हूँ वही पालना चाहिए जी। उससे अच्छा रिटर्न मिलता है जी। खूबसूरत है और उनकी हर इन्वायरमेंट में सेट है, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करता हूँ। एक बार मैं आपको हमारी सारी वैरायटी दिखाता हूँ। ये है सर कोटा करौली नस्ल जी। इसकी खूबसूरती, इसका कलर ज़्यादातर ब्लैक होता है और इसके कान काफ़ी लंबे होते हैं जी। इनके कान नॉर्मल 20 इंच तक भी जाते हैं जी। और इनके सींग सिक्के काफ़ी खूबसूरती से ताज की तरह रहते हैं जी। इसकी खूबसूरती और लंबे कान की वजह से इसकी कीमत ज़्यादा होती है।
लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसको ईद पे सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। अच्छा। जो नॉर्मल बकरे 30,000 40,000 का बिकेगा, तो ये 70-80,000 जस्ट डबल पैसों में बिकेगा। ऐसे ही ये इसकी फीमेल है जी। ऐसे ही एक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाली नस्ल है हमारी, ये हैदराबादी जी। इसके भी कान काफ़ी लंबे रहते हैं जी। अभी इसके 21 इंच के कान है जी। और ये कानों की चौड़ाई है 8 इंच की। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जैसे ये नस्ल है सिरोही की, अजमेर साइड वाली जी। अजमेर सिरोही, ये नस्लें हैं सोजत की सारी जी। अब ये सोजत नस्ल में उस गुलाबी बकरे से इनके कान सभी के लंबे हो गए हैं जी। ये एक चेंज होता है, आपने उनको इससे क्रॉस करवाने की वजह से इनके कान काफ़ी लंबे हो गए। बाकी ओरिजिनल कान इनके इतने ही होते हैं, छोटे ही रहते हैं जी। पर उस बकरे से क्रॉस होने की वजह से इनके कान लंबे हो गए हैं, इनकी स्किन पूरी पिंक हो गई है जी। और इनकी आंखें भी वाइट हो गई है। आप देख सकते हैं आंखें वाइट हो गई है जी। तो इनसे इनके उससे क्रॉस होने से बच्चे अच्छे खूबसूरत आ रहे हैं जी। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो ये है जैसे तोतापरी ब्रीड जी। ये है मेंढा जी। इसे विलायती मेंढा बोलते हैं, ये नेपाल में पाया जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। ये है हमारी सोजत की बकरी है, ये है बेंटम जी। ये दो कहाँ की नस्ल है? ये यूरोपीय देश की नस्ल है और ये साइज में छोटे ही रहते हैं। ये एडल्ट है, 2 साल का है ये जी। ये 2 साल का है जी। ये जोड़ा है, मेल फीमेल है, इसके बच्चे भी हैं। अभी हम आपको बच्चे भी दिखाएंगे। इसी प्रकार से ये नस्ल है बेंटम, सॉरी बर्बरी नस्ल है। ये बर्बरा, वाइट कलर की बर्बरी है। इसकी खासियत ये है कि इसके सींग तीखे, खड़े कान और कलर में वाइट खूबसूरती। ये इतने ही बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते जी। सानेन, ये बेसिकली ये नस्ल है स्विट्जरलैंड से जी। इसे दूध की रानी कहा जाता है। इस नस्ल को सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल में इसी का नाम शुमार है, पहले नंबर पे। ये उसी का मेल है। इसके खूबसूरत सींग, दाढ़ी, ये खूबसूरती इसकी नेक्स्ट लेवल होती है, अलग ही होती है। ऐसे ही ये नस्ल है हमारे कश्मीर की जी। कश्मीर में पाई जाने वाली, कश्मीरी बोलते हैं इनको, पश्मीना, जिनकी शॉल वगैरह बनती है इन्हीं की बाल से बनती है। ये वो नस्ल है। ये हमारी नस्ल है सोजत, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली। जोधपुर, पाली, इन जिलों में विशेष पाई जाती है जी। ये वो नस्ल है। ये जो आपको ब्रीडर दिखाया था जी, बर्बरी वाइट कलर का, ये उसका बच्चे है। हिरण के जैसे खूबसूरत रहते हैं। ये है बेंटम नस्ल जी। ये 2 साल की है, 2 बार बच्चे दे चुकी है, सेकंड बच्चा है ये जी। ये खुद इतनी ही हाइट रहती है। अच्छा। छोटे बोनी नस्ल है ये जी। पोने कह सकते हैं इनको अपन। ये इसी का बच्चा है जी। तो सर जैसे आपने नस्लें तो काफ़ी सारी बताई है जी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं जी, तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए आपके एक्सपीरियंस से कौन सी नस्ल सबसे बेस्ट होती है जिससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। आपका क्या फोकस है? सर जी, कमर्शियल फार्मिंग अगर करनी है तो सबसे बेस्ट नस्ल है सोजत नस्ल जी। और दूसरे नंबर पर आती है सिरोही जी। सिरोही नस्ल मेन कटिंग के पर्पस में काम आती है। ठीक है। उनकी रेट डाउन रहती है, सोजत की रेट थोड़ी हाई रहती है जी। वजह यह है कि सोजत खूबसूरत होती है, सफ़ेद कलर होती है। ईद पे लोग ज़्यादातर खूबसूरती को पसंद करते हैं जी। जितना अगर वाइट बकरा खड़ा होगा और उसी के बराबर में अगर लाल बकरा होगा, तो लाल बकरा अगर 30,000 का हो तो वाइट बकरा 50,000 का बिकेगा। खूबसूरती बहुत मैटर करती है जी। तो ये 2 नस्ल ऐसी है जिनको मैं कमर्शियल में अगर पालने वाले हो तो उनको सजेस्ट करूंगा, सोजत और सिरोही, ये नस्ल पालनी चाहिए जी। अब उसके बाद में सर जैसे मैं अब ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप सिरोही नस्ल के बारे में बता रहे थे कि ये थोड़ा मतलब खुले में घूमने वाली हाँ, तो वो भी थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। जैसे हम जो भी फार्मिंग कर रहे हैं तो हम फार्म के अंदर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हम एक फार्म के हिसाब से कौन सी नस्ल का सिलेक्शन करना चाहिए? बिल्कुल, वो थोड़ा सा बहुत अच्छी सवाल आपका सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो जानवर पालते हैं उनको 2 तरीके से पालते हैं जी। एक तो मेरा तरीका यह है कि हम स्टॉल फीड पे यहाँ पाल रहे हैं, यही खा रहे हैं, इसी के अंदर रहना है, इनका जीवन चक्र इसी फार्म में गुजरेगा जी। दूसरा तरीका होता है चरा के घूम पालने वाला जी। तो मैं हर नए फार्मर को एक सजेस्ट करूँगा कि अगर फार्म में बकरी पालनी है जी तो फार्म की पली हुई बकरी पालें। ठीक है। उससे ये बेनिफिट रहेगा कि जो जंगल की चरी हुई बकरी है, आप उसको कितना भी खिला लो, कितना भी उसको बढ़िया से बढ़िया चीज़ खिला दोगे, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी, नहीं चलेगी, वो दिन पे दिन डाउन होते होते मरी जाएगी जी। और फार्म में
आपको सजेस्ट करूंगा सोजत नस्ल पालिए, क्योंकि इसमें खर्चा भी उतना ही है, चाहे सिरोही को पालेंगे तो भी उतना ही खर्चा, सोजत को पालेंगे तो भी उतना ही खर्चा, पर इसमें रिटर्न ज़्यादा आता है सिरोही से जी। और सिरोही नस्ल अगर पालनी है तो मेरा सजेस्ट ये है कि अगर चराने वाले लोग हो 10, 20, 25, 50 की क्वांटिटी में अगर पालते हो तो सिरोही नस्ल पा रहे, वो चरने के लिए बेस्ट नस्ल है। वह पहाड़ों पे चढ़ जाएगी, हर जगह जंगल की हर रूखड़ी पेड़ पौधा पत्ता सब खा लेगी, तो उसके लिए सिरोही बेस्ट है। और फार्म वालों के लिए सोजत बेस्ट है। अच्छा, फार्मिंग अगर जैसे यहाँ पर जैसे फार्म बना हुआ है, फार्म के अंदर कर रहे हैं तो सोजत सबसे बेस्ट है। ये मेरा पिछले 5 साल का अनुभव है कि सोजत बेस्ट रही है जी। इसमें कभी कोई लॉस नहीं हुआ है जी, और ये शानदार रही है। ठीक, तो अब सर इसके बाद में जैसे आपका है जो थोड़ा सा शेड वगैरह जो भी चीज़ें हैं जी, थोड़ा सा शेड के बारे में, इनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जरूर सर जैसे हमारा ये शेड है ना जी, ये 60 बाई 200 का है, ठीक है, 12,000 स्क्वायर फीट का शेड है जी। अब ये 12,000 स्क्वायर फीट शेड में सिर्फ छाया के लिए है ये, और 12,000 स्क्वायर फीट ही जगह बाहर है इनके घूमने के लिए, खुलने के लिए जी। तो ये जानवर की जब इच्छा होगी तो ये छाया में, जैसे आप देख सकते हैं कुछ जानवर अंदर छांव में बैठे हैं, कुछ बाहर धूप में बैठ रहे हैं, तो इनकी इच्छा से खुशी से अंदर और बाहर आ जा सकते हैं जी। और हर 2 बाड़ों के बीच में हमने एक सिस्टम बना रखा फीडिंग का जी। मैं आपको वो फीडिंग सिस्टम दिखाता हूँ। ये हमारे लेबर के चलने का रास्ता है जी। जानवरों को अंदर अगर हम कोई भी चारा वगैरह लेके जाएंगे खिलाने के लिए तो ये सारे अपने ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं जी। और अंदर कोई भी फीडिंग ट्रे लगाएंगे, अगर उसके अंदर की उन्होंने एक मींगनी भी कर दी तो वो फिर वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, ये उसके बाद इनका चारा नहीं खाएंगे। तो ये एक सिस्टम होता है, एक आदमी कम मैन पावर में ये फार्म चला सकते हैं। हम 2-3 जने मिलके 500 बकरियां पाल रहे हैं। यहाँ से आएगा आदमी 5 मिनट के अंदर इसको चारा भर देगा, ये सारे गर्दन यहाँ से बाहर निकाल के खा लेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ लेबर के चलने के हिसाब से रहेगी सर जी। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बताया इसमें जैसे आपने जो ब्लॉक बना रखे जी, तो एक ब्लॉक की अगर हम चौड़ाई देखें तो ये भी लगभग एक कितनी? सर मैंने सबकी अलग अलग साइजें बना रखी है। जैसे वो अगला वाला 25 फीट का है, ये 15 फीट का है, ये 20 फीट का है जी। तो ये हिसाब से बना रखे हैं। ओके। वैसे एक बकरी को एवरेज 12 स्क्वायर फीट जमीन इनफ होती है रहने के लिए। ठीक है। और खुलने के लिए आप जितनी जगह दो उतनी कम होती है। ओके, ये रहता है सर जी। ठीक है, तो अब जैसे नीचे का आपका जो फ्लोर जो है जी, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें जी। ये नीचे का हमने कच्चा रखा हुआ है जी। आइए मैं आपको फार्म करना। नीचे कच्चा रखने का मेन पर्पस ये है कि इनके पैर के खुर जी खराब नहीं होते हैं। इनका जो यूरिन जो गिरता है ना जी, वो यूरिन में जल्दी ये जमीन सोख लेती है जी। उससे ये होता है सर जी कि जैसे ये जानवर पेशाब करेंगे, ज़्यादातर बीमारी इनके पेशाब में होती है, वो अमोनिया गैस बनती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो जैसे ही यहाँ पेशाब करेंगे जमीन तुरंत सोख लेगी, तो जानवरों को तकलीफ नहीं आएगी, गैस नहीं बनेगा यहाँ। इसलिए हम यहाँ कच्चा रखते हैं। कच्चे में ये आराम से लौटना खेलना कूदना, इनको कच्चा पसंद है। हम चाहते हैं अपन यहाँ फर्शी लगा दें, सीमेंट से कुछ कर दें गोलियाँ वगैरह, पर वो सक्सेस नहीं जाता सर। यानी कि जैसे हम डेयरी फार्म में करते हैं तो वो चीज़ इसमें जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका जो गोबर है मिंगनी सारी इसके नीचे पड़ी हुई है जी। तो इसकी साफ सफाई का आपका क्या सिस्टम रहता है? ये महीने में 2 बार हम सफाई करते हैं इनकी। अच्छा। तो ये सारी मिंगनी यहाँ से इकट्ठी होकर हमारा एक डंपिंग यार्ड बना रखा, वहाँ इकट्ठी होकर चले जाती है। वहाँ ये कुछ दिन सड़ने के बाद हम किसान लोग इनको खरीद लेते हैं जी। अच्छी रिटर्न में बिकती है, वो भी 5,000-6,000 रुपए की एक ट्रॉली ट्रैक्टर की बिकती है जी इसकी मिंगनी। तो अब जैसे इसका जो मतलब टीन शेड जो आपका है, इसकी हाइट वगैरह, इसका जो डिजाइन है वो भी आप थोड़ा सा हमें समझाए। जैसे कोई नया फार्म स्टार्ट कर रहा है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हवा। फार्म में इस तरीके से बनाए कि उसमें हवा अंदर आराम से आ सके और बाहर निकल सके। अगर हवा नहीं आ पाएगी तो जानवरों में जो वो पेशाब की वजह से जो गंद पैदा होती है, अमोनिया गैस बनती है, उससे जानवर डाउन होते हैं और बीमार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या किसानों को यही आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने जैसे आगे पूरा खुला रखा है, तो खुला रखने के पीछे यही मोटिव है कि गर्मियों में इनको आराम से अंदर हवा आ जाए, चले जाए, ये खुश रहे। और हमने जो इसकी हाइट ली है आगे से 10 फीट है, पीछे से 14 फीट है। 4 फीट का हमने इसमें ढाल दिया है जी। और पीछे पूरे जाली लगा सिस्टम किया हुआ है जी, ताकि पीछे से हवा आगे की ओर चले जाए, आगे की हवा पीछे की तरफ चले जाए। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने ऊपर की साइड पे दीवार पूरी ऊपर नहीं उठाई है, ऊपर नहीं उठा गया। जो दीवार बनाई इसमें भी आधे से ऊपर में आपने ब्लॉक बना रखे, छोड़ रखे ताकि हवा आर पार निकल जाए। ठीक है। तो गर्मियों में तो ये आराम हो जाता है। अब सर्दी में क्या, जैसे हमने ये पाल ढक दिए जी,
तो इनको गर्मी रहती है। आगे ये पूरा रात को बंद हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं आती, सारे पाल लग के पैक हो जाता है। जी, ये तो जैसे आपने शेड के बारे में तो ये चीज़ें बता दी कि किस तरीके से हमें शेड बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि इनका जो डेली का जो शेड्यूल होता है, आपका सुबह से लेकर शाम तक आप इस फार्म में जो काम करते हैं, वो थोड़ा शेड्यूल में जानना चाहूँगा। जी, हम सुबह जानवरों को अभी ठंड है तो हम इनको लगभग 8 बजे बाद ही हमारा फार्म खोलते हैं ताकि धूप आ जाए, इनको सर्दी जुकाम ना हो, ठंड से बच जाए। उठने के बाद सबसे पहले हम इनको है ना स्टार्टर देते हैं। उसके अंदर हम लौंग पत्ती, गुआर, चने का खारिया जी और सोयाबीन का, ये चारों को मिक्स करके सुबह नाश्ते में इन ट्रे में भर दी जाती है जी। उसके 2 घंटे बाद हम इनको लौंग पत्ती देते हैं जी। फिर शाम को लगभग 4 बजे के आसपास फिर हम इनको गुआर और चना, सोयाबीन का खरिया वापस दिया जाता है जी। और गर्मियों में हम दिन में एक बार इनको हरा चारा देते हैं, जिसमें रचका हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, यह दिया जाता है। 4 बार तो ये देने के बाद 5वां टाइम लास्ट में इनको, जब हम बंद करने से पहले इनको अनाज देते हैं जी। अब गर्मियों में हम इनको देते हैं जौ और सर्दियों में देते हैं हम इनको मक्की। जो ठंडे रहते हैं इसलिए उनको गर्मियों में दिया जाता है, मक्की गर्म रहती है इसलिए उनको सर्दियों में दिया जाता है। लास्ट इनको रात को बंद करने से पहले हम ये अनाज दे के इनको बंद कर देते हैं। ये शेड्यूल है सर। ठीक है। अब जैसे मैं आता हूँ सूखे चारे के ऊपर। जी। आप सूखे चारे में कौन कौन सा सूखा चारा देते हैं और उसकी मात्रा हमें मतलब किस एवरेज से देनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा आप मेरे को डिटेल से समझाइए। सर सूखे चारे में इनको सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है लौंग पत्ती। जी। लौंग पत्ती वेट गेन का काम करती है। ठीक है। दूसरा आता है इनका पसंदीदा चारा गुआर। जी। ये भी बहुत शौक से खाते हैं। जी। लौंग पत्ती थोड़ा कॉस्टली होती है जी। तो उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि उसका एक सीजन होता है तब वो निकलती है, उस वक्त आप उसको स्टॉक कर लें। ये जैसे ये अभी दिसंबर और जनवरी का टाइम है उसका निकलने का, तो हमारे को वो लगभग 15-17 रुपए किलो में पड़ जाती है। फिर बाद में बारिश तक आता है तो उसका भाव 35 रुपए किलो हो जाता है। तो हमें वो स्टॉक करना चाहिए। इसके अलावा मैं इनको खाने में हमारे जैसे यहाँ लोकल चीज़ें हम ज़्यादातर उस पर डिपेंड है। जैसे हमारे यहाँ मूंगफली होती है तो मूंगफली का जो पाला बचता है वो पाला को सुखा के हम उसकी कुट्टी करके जब मशीन से निकलती है मूंगफली के दाने तो कुट्टी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम हमारे यहाँ की लोकल में सोयाबीन बहुत होता है तो सोयाबीन भी जानवर बहुत पसंद से खाते हैं। ये है मेथी हो गई, मेथी खाते हैं। मसूर हो गया, मसूर जिसकी दाल निकलती है, मसूर का चारा भी वेस्ट बहुत शौक से खाते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ मूंग होते हैं, गर्मियों में होते हैं तो मूंग का भूसा भी बहुत शौक से खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लोकलिटी पे जो मिलती है, कम रेट में मिलती है, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ उस पर डिपेंड रहना चाहिए ताकि हमारा कम रेट में अच्छे से काम हो जाए। क्योंकि ये जो लौंग पत्ती है ये मारवाड़ साइड से है, इसको वहाँ से खरीद के लाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और इसका खर्चा जाहिर सी बात हमारी जेब पर डिपेंड करता है, भारी पड़ता है। जी। तो अब उसके बाद में हरे चारे के ऊपर आते हैं। हरे चारे में कौन सी सीजन में क्या देते हैं, क्या कितना देते हैं, वो भी थोड़ा सा। जी, हरे चारे में सर जी मेन इनके लिए रचका। जी। हम इनको मेन रचका देते हैं। इसके अलावा हम हाइब्रिड आजकल जो उगाई जा रही है ज्वार और बाजरा, उसका कुट्टी करके मशीन के द्वारा वो भी देते हैं। ठीक है। एक टाइम देते हैं रचका जिससे इनको तरावट रहती है और गर्मी में ही देते हैं, बाकी सर्दी में हम इनको रचका कम देते हैं। सूखे चारे पे डिपेंड रखते हैं। ओके। अब बात आती है कि दलिए की या फिर कांस्टेंट फीड की। जी। तो उसमें आप कितनी मात्रा रखते हैं, थोड़ा सा वो भी जानना चाहूँगा, क्या क्या चीज़ें देते हैं उसके साथ में। मतलब मैं एवरेज एक बकरी को 200 ग्राम अनाज से 250 ग्राम अनाज पर डे देते हैं और बड़े बकरे को 500 ग्राम तक अनाज पर डे दिया जाता है जिससे वो वेट गेन करने में सहायता रहती है। और दूसरा रहता है जैसे हम ईद के बकरे जो तैयार करने हैं, बड़े बकरे वेट गेन करना, उनके लिए हम अनाज की मात्रा बढ़ा देते हैं। उसमें हम 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक अनाज पर डे देते हैं। जैसे अभी आपने ये जो शेड बनाया है जी, तो आपने इसको बनाया था, आपकी इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आई वो आपकी कॉस्ट कितनी आई थी इस पूरे फार्म को बनाने में? सर जी मैंने ये जो शेड बनाया है 12,000 स्क्वायर फीट का मेरा शेड है। 5,000 स्क्वायर फीट का मेरा गोदाम है और 1,000 स्क्वायर फीट का मेरा क्वारंटाइन एरिया है जहाँ मैं बीमार पशुओं को रखता हूँ। ओके। लगभग 17-18,000 स्क्वायर फीट के एरिया में मैंने ये किया है। उसके अलावा मैंने ये लोहे के पूरे पिंजरे बनाए हैं, सबके सेपरेट अलग अलग बाहर। जो अंदर है वो बाहर है, एक दूसरे में मिक्स ना हो। जिसमें मेल अलग रखता हूँ मैं, फीमेल अलग रखता हूँ, बच्चों के लिए अलग जगह बना रखी है
ये सारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरे 20 लाख रुपए की आई है सर। ओके, ये तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई जी। उसके बाद में आती है हमारी जो रेगुलर हमारे जो खर्चे होते हैं, डेली के जो खर्चे हैं जी, वो भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका कितना खर्चा उसमें आता है। सर रेगुलर खर्चे जो होते हैं, मेन इनका सारा खर्चा है चारा और दवाइयों पे। ओके, तो चारा है इनका मेन खर्चा 25 से 30 रुपए पर डे एक बकरी का चारे की कॉस्ट आती है हमारी खर्चे की। वो भी तब कि हम इतना स्टॉक पहले करके चलते हैं। सीजन में हम सारा चारा खरीद लेते हैं। अगर ये चारा हम अगर ऑफ सीजन में खरीदेंगे तो ये हमारी कॉस्ट इफेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा, ये 50 रुपए तक पर डे पे चले जाएगी। ओके, और इसी प्रकार से हमारे बकरे वगैरह हैं, उनको हम ईद के हिसाब से तैयार करते हैं, तो उनको लिए उनमें खर्चा ज़्यादा आता है, उनमें लगभग 70-80 रुपये पर डे का खर्चा आता है। ओके, तो उसके बाद में जैसे मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, इसमें आपको मतलब कौन सी बीमारी आती है, मतलब जो ज़्यादा आपको परेशान करती है, वो थोड़ा सा आप बताइए। सर जी, इसमें मेन बीमारी सबसे इम्पोर्टेंट है PPR जी। PPR एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोर्टेलिटी दर बहुत ज़्यादा है जी, और सबसे ज़्यादा किसान बर्बाद हो रहे हैं, नए फार्म खुल के बंद हो रहे हैं, उनकी एक ही वजह है PPR जी। PPR में ये होता है सर कि इसके ये लक्षण होते हैं कि इनको जुकाम हो जाता है तेज जी, नाक से इनके कफ निकलना चालू हो जाएगा, आंखों से आंसू बहना चालू हो जाएगा, उसके बाद इनके शरीर में पानी की कमी होने लग जाएगी, दस्त हो जाएगी जी। फिर उसके बाद ये मरना चालू हो जाएगा। तो उसका बचाव का एक ही तरीका है, हर 2 साल के अंदर PPR वैक्सीन लगती है। ये टाइमली आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपका फार्म बेस्ट चलेगा। इसी के साथ हमारी 2 वैक्सीन और आती है, ET और TT। इसमें जानवरों को दस्त लगना से बचाती है ET TT। और तीसरा आता है इसमें FMD। इसमें जो जानवर, हालांकि हमारे जो फार्म पे हैं उनमें तो ये समस्या नहीं आती, पर जो जंगल में चढ़ने वाले होते हैं, जैसे बारिश का टाइम आता है, नए नए पौधे निकलते हैं, वो नए नए पौधे रुखड़ियाँ खाने की वजह से उनके मुंह पक जाते हैं जी, खूर पक जाते हैं बारिश में गीले रहने की वजह से, तो उसकी भी रोकथाम के लिए एक वैक्सीन आती है जिसका नाम है FMD। तो मैं मेरे फार्म को इन 3 वैक्सीनों से चला रहा हूँ और मेरे फार्म में कोई बीमारी नहीं आई है। ओके, अब सर ये तो बात हुई, फिर आपने एक चीज़ बताई थी कि कई फार्म खुल रहे हैं और बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपका फार्म इतने लंबे टाइम से कैसे चला, और फार्म जो बंद होते हैं नए फार्म वो क्यों बंद हो जाते हैं? सर सबसे मेन वजह है कि अधूरा ज्ञान जी। लोग सोचते हैं कि एक बकरी साल के 4 बच्चे देगी, 4 में मैं 100 बकरी लाऊंगा, 100 के 400 हो जाएंगे, 400 से मैं लखपति का करोड़पति हो जाऊंगा, ये 20 लाख लगा के मेरे एक साल में 80 लाख हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक मिथ्य है। बकरी पालन आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत देनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी नया फार्म खोले पहले अच्छे से ट्रेनिंग ले जी। जब तक ट्रेनिंग ना लेंगे आप ना खोले। ट्रेनिंग के अलावा सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, कैपेसिटी। आप अपने आप में देखिए कि मैं कितनी बकरियों को पाल सकता हूँ। अपनी कैपेसिटी 100 बकरी पालने की, आप 200 बकरी पाल रहे हो तो आप तनाव में आ जाओगे, नहीं चला पाओगे और आखिर करके मोर्टेलिटी बढ़ती जाएगी और एक दिन आपका फार्म बंद हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप इतनी बकरियाँ पालो जितनी आप पाल सकते हो जी। ये मेरा कहने का है। ठीक है, अब सर एक चीज़ और आप मेरे को ये बताइए, जैसे आज कोई फार्मर फार्म स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो फार्म स्टार्ट करता है तो जैसे एक जो फार्म है, जैसे आज किसी ने फार्म स्टार्ट किया तो उसका जो उसको प्रॉफिट है वो कब से मिलना स्टार्ट होता है, हमें कितने टाइम तक जेब से पैसा लगाना बहुत होगा? अच्छी बात की जैसे क्योंकि कोई भी फार्मिंग करता है बकरी फार्म के बारे में मेरे काफ़ी लोग मेरे को पर्सनली मिलते हैं, वो आज पैसा लगाया कल से रिटर्न मिलना चालू हो गया। तो इसमें रिटर्न मिलना कब चालू होता है, कैसे मिलता है, उसका क्या फंडा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए सर, बकरी जो पालन है, बकरी एडल्ट यानी एक वयस्क हो जाती है 1 साल के अंदर जी। उसके बाद उसको क्रॉस कराने के लिए तैयार होती है 1 साल की बकरी, ठीक है। 5.5 महीने का इनका गर्भ का टाइम रहता है जी। उसके बाद बच्चा आता है, यानी 1.5 साल की बकरी अपने पास होगी तो अपने पास बच्चा आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर फर्स्ट टाइम वाली बकरियां एक बच्चा ही देती है, चाहे कोई सी भी नस्ल हो, ठीक है। फिर जाके जैसे उनकी उम्र और उनका गर्भाशय बढ़ता जाता है, आकार बढ़ने के बाद वो 2 बच्चे 3 बच्चे पे आती है जी। तो रही बात ये कि 1.5 साल में अपने पास एक बच्चा आया जी। और वो बच्चा कम से कम 6 महीने का नहीं होगा जब तक बिकने लायक नहीं होगा जी।
तो यानी अपनी जो जेब की पूंजी अगर अपन ने 1 साल की बकरी से अगर अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया जी। तो 1 साल तक अपन को इंतजार करना पड़ेगा। ओके। और अगर अपन ने छोटे बच्चे लाके पाल के बिजनेस स्टार्ट किया है बकरी पालन का, तो आपको 1.5 से 2 साल तक का आपको जेब से खर्चा पर डे वहन करना पड़ेगा। ओके। जैसे अभी मेरे को ये थोड़ा सिंपल से समझाइए कि आज जैसे मैंने कोई फार्म स्टार्ट किया, ठीक है, तो आज मैं बकरी लेके आया जी। वो बकरी मुझे कितने महीने की लेनी है या फिर किस तरीके की बकरी लेनी है, वो कितने टाइम में प्रेग्नेंट होगी, वो कितने टाइम में उसका प्रोडक्शन आएगा और उसके जो बच्चे होंगे मैं कब सेल करके पैसा ले सकता हूँ, वो थोड़ा सा इस तरीके से समझाइए। जी जी सर, इसके लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका ये है कि लोग जो बच्चों पे जाते हैं वो गलत करते हैं सर, ज़्यादातर वो परेशानी का सबब है। आप जहीं से बकरियाँ खरीदो जी, तो वो ज़्यादातर गाभिन बकरियाँ खरीदो। ओके। ताकि आपके फार्म पे आने के 2-3 महीने बाद उनके बच्चे आ जाए, आप बच्चे भी पालने का भी आप हुनर सीख जाएंगे और वो बच्चे 6 महीने बाद आपके बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी आपके पास जब अर्निंग फास्ट हो जाएगी तो आपको इंटरेस्ट बनेगा इस बिजनेस में। वरना आप 1 साल तक इंतजार करोगे, खिलाते जाओगे, देते जाओगे, पैसा खर्च करते जाओगे, तो आप 1 साल के अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, जेब खाली हो जाएगी, तो फिर वो फार्म बंद हो जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ गाभिन बकरी और बड़ी बकरी से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नए फार्मर को, ताकि उनको रनिंग फास्ट हो जाए। क्योंकि वो 6 महीने तक जो अपना जेब का पॉकेट खर्चा करेंगे, 6 महीने के बच्चे तैयार होकर उनके बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही वो जानवर बिकेंगे उनको इनकम भी आ जाएगी, उनका खर्चा भी पूरा बाहर निकल जाएगा। तो सर जैसे ये चीज़ आपने बताई कि हमें प्रेग्नेंट जो बकरी है वो लेनी चाहिए, ठीक है, तो वो लेंगे तो क्या हमारी जो कॉस्ट लगेगी जी, वो कॉस्ट में भी डिफरेंस आएगा? बिल्कुल डिफरेंस आ जाएगा सर जी। जैसे बच्चे ऐसे कोई चालू करता है तो 5-6 हज़ार रुपये में बच्चे आते हैं, और अगर अपन बड़ी बकरियों से स्टार्ट करते हैं तो 10,000, 12,000, 15,000 की रेंज में बड़ी बकरियां आ जाती है एज पर क्वालिटी। ओके। अब जैसे स्वजत और शिविर मैंने आपको कहा था कि ये क्वालिटी 10 से 15,000 रुपए की रेंज में आ जाती है जी। तो इसमें अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बेस्ट है। ओके। बड़ी बकरी से कर सकते हैं जी। तो अब उसके बाद मैं थोड़ा सा मेरे को ये जानना चाहूँगा कि जैसे कोई फार्मर स्टार्ट कर रहा है तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, वो चीज़ें भी मतलब थोड़ा सा आप मेरे को। जी जी, बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी कंपनियां हैं, जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है वो ट्रेनिंग करवाते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। पशुपालन विभाग है, जो भी आपके स्टेट जहाँ भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में, शहर में, हर जगह पशुपालन विभाग ट्रेनिंग करवाते हैं। उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, करनी चाहिए जी। अब उसके बाद में कोई सब्सिडी भी इसकी फार्मिंग के ऊपर मिलती है या फिर लोन मिलता है, वो कैसे मिलता है, उसका क्या फॉर्मूला है, वो भी आप समझें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक हम गवर्नमेंट की एक सब्सिडी की योजना चल रही है जिसका नाम है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ओके। इसमें 50% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है जी। इसमें सर जी 5 प्लान है। ओके। 100 बकरी पालन का जी, उसके ऊपर 5 बकरे, 200 बकरी पालन उस पर 10 बकरे, 300 बकरी, 400 बकरी और 500 बकरी। 100 बकरी पालने पर हमारे को गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी देती है। 200 बकरी पालने पर 20 लाख की सब्सिडी, 300 बकरी पालने पर 30 लाख की सब्सिडी। ये प्लान है सर जी। 500 बकरी पे मैक्सिमम 50 लाख की सब्सिडी है। इसमें कोई भी ले सकता है, SC ST OBC जनरल सबके लिए ये सेम है जी, सबके लिए सेम है स्कीम, और इसमें कोई भी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है। कैसे मिलती है, क्या फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा सा इसमें ये होता है सर जी, ये NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होता है। इसके लिए आप किसी भी CA के द्वारा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैं अपनी जेब कहाँ तक अलाउ करती है कि आप 100 बकरी पालन कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं जी। तो जो आप अपना पहले निश्चित कर लीजिए कि मुझे 100 बकरी का करना है, तो 100 बकरी का आवेदन कीजिए आप। 100 बकरी का आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिएगा जो आप किसी भी सरकारी संस्था द्वारा आपने ट्रेनिंग ले रखी हो। उसके बाद आपकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए या फिर लीज पे ज़मीन होनी चाहिए जिसका लीज एग्रीमेंट लगेगा। आपके नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट लगेंगे और CA के द्वारा ये फाइल आपकी ऑनलाइन कर दी जाएगी। उसके बाद ये होता है, जैसे आप फाइल ऑनलाइन करते हैं, कुछ समय बाद आपके जो भी नज़दीकी पशुधन विभाग है वो आपसे संपर्क कर लेगा। वो आके आपकी साइट लोकेशन विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और इंस्पेक्शन करने के बाद वो देखते हैं कि आप इस कार्य करने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। होने पर आपकी फाइल को आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। उसके बाद आपका प्रोसेस चालू होता है बैंक का। सपोज कीजिए हमने 100 बकरी का आवेदन किया, 100 बकरी के आवेदन में हमने फाइल लगा दी है,
तो हमारे को उसमें 100 बकरी में 10 लाख रुपए तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, 10 लाख रुपए का बैंक से लोन मिल जाता है और 5 लाख रुपए का आसपास हमारे जेब का खर्चा होता है। टोटल ये 100 बकरी का कॉस्ट आती है 25 लाख रुपए का, जिसमें फार्म भी बन जाएगा, शेड डल जाएगा, जानवर खरीदना आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएंगे, सब मिला के 25 लाख रुपए में आप 100 बकरी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें 10 लाख रुपए किसी भी बैंक से आपको लोन हो जाएगा, 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की सब्सिडी आ जाएगी। ठीक है, बाकी पैसा अपन को जेब से लगाना होगा। ओके, तो ये मतलब 100 बकरी की फार्मिंग, 100 बकरी की, इसी के अनुरूप 200, 300, 400, 500 ये सेम पैटर्न है। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे एक चीज़ और बताइए, जैसे एक हम फार्म चला रहे हैं बकरी फार्म जी, तो जैसे बकरी फार्म को चलाने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। सर बकरी फार्म को चलाने के लिए सबसे मेन ज़रूरत होती है कि इनको रखने का तरीका। जी, जैसे कि अब बात हो गई शेड की कि आपको जैसे 100 बकरी के लिए गवर्नमेंट के हिसाब से 1800 स्क्वायर फीट का शेड चाहिए जी, ये हो गया, जिसमें वो जानवर अंदर रहेंगे बारिश में, धूप में, बचाव के लिए, रात को सोने के लिए। बाकी उनको जगह देनी है अपन को बाहर घूमने के लिए। दूसरा अपन को पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके स्टोरेज, चारा, उनका अपन को खाने के चारे की व्यवस्था के लिए एक अच्छा सा गोदाम चाहिएगा। तीसरा उनके पानी पीने के लिए इक्विपमेंट चाहिएंगे। इनके चारा फीडिंग के लिए उनको एक ट्रे वगैरह जो भी आप देना चाहो वो लगाना पड़ेगा। ये मेन खर्चे हैं। ओके, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, ये वन टाइम खर्चे हैं जो लाइफ टाइम चलने वाले हैं आपके साथ। तो अभी जैसे आपका जो फार्म है इसको चलाने के लिए आपको लेबर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितने लोग मिलकर इस फार्म को चला सकते हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फार्म को इजीली इसलिए बनाया कि कम लेबर से हम काम कर सकें। हमारे जो भी लेबर काम करती है उसको अंदर आने की जरूरत ही नहीं होती है। ये बाहर से फीडिंग ट्रे लगे हुए हैं, बाहर से भर देते हैं, महीने में 2 बार सफाई कर देते हैं, काम आसानी से हो जाता है। 500 बकरी पालन में 3-4 आदमी मिलकर हम कर लेते हैं। पर यही अगर आप 100 बकरी पालन में अगर व्यवस्था इतनी नहीं जमाओगे तो 100 बकरी में भी 5 आदमी कम पड़ेंगे। जी, वो मेन चीज है कि आप अपना जो फार्म है उसको बनाते कैसे, सेटअप किस तरह से, व्यवस्था क्या देते हैं अपन, वो सबसे मेन डिपेंड करता है सर जी व्यवस्था पे। ओके, ठीक, ये बात हुई। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, ये चीज़ें तो सारी हो गई, मेन चीज़ आती है कि आपका जो फार्म है जी, आपकी जो फार्म की जो अर्निंग है जी, कैसे अर्निंग होती है, आप किस तरीके से अर्निंग लेते हैं, कितनी होती है, वो भी थोड़ा समझ। सर मेरे फार्म में कुछ 3-4 तरीके से मैं अर्निंग लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मेरी अर्निंग का हो गया कि जो मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे शौकीन लोग बहुत पालने के लिए ले जाते हैं, बिक जाते हैं, जो खूबसूरती और उसके हिसाब से बिक जाते हैं। दूसरा हमारा अर्निंग का है ईद के लिए, तो ईद के लिए ऐसे बकरे हम तैयार करते हैं जी, तो ईद पे मैं 100 बकरे हर साल तैयार करता हूँ। तो उससे मेरे को 30-40 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो जाती है, जिससे मेरा सारा खर्चा निकल जाता है, मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। फिर बाकी का बकरी बच्चे जो मैं बेचता हूँ वो मेरा साल भर वो मेरा अलग चलता रहता है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि ईद के लिए भी तैयार करो जी, बकरियाँ भी बेचो जी, बच्चे भी बेचो जी, अच्छा रहता है रिटर्न। ओके, उसके बाद जैसे अभी कोई फार्मर नया फार्म स्टार्ट कर रहा है जी, तो फार्म स्टार्ट करने के लिए भी क्या आप उन्हें मतलब नई बकरियाँ वगैरह देते हैं? हाँ, या फिर वो भी थोड़ा सा? बिल्कुल, जैसे नया कोई फार्म स्टार्ट करेगा जी, तो उसके लिए हम यहाँ वैक्सीनेटेड सारे जानवर मिल जाएंगे जी, जो आपको स्वस्थ जानवर है विथ हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ हम आपको दे देंगे। उसके साथ हम यहाँ पे बिल भी प्रोवाइड करते हैं। आज आप अगर गवर्नमेंट से NLM के द्वारा या PMAGP के द्वारा अगर लोन लेके सब्सिडी लेके अगर बकरी पालन करना चाहोगे तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि बिलिंग प्रॉपर हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है, बैंक तब तक उनको पैसा रिलीज नहीं करता तब तक आप बिल नहीं देते हो। तो हमारे यहाँ सब जानवरों का बिल भी मिलेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट भी मिलेगा और स्वस्थ जानवर मिलेंगे, जितनी क्वांटिटी में चाहिए जानवर मिलेंगे, 100, 200, 500 एट ए टाइम मिल जाएंगे। ओके, तो अब जैसे आपके फार्म का जो रेवेन्यू है एक साल की, मतलब जैसे आपने बताया 20 लाख तो आपने शेड में लगाया है जी, उसके बाद में आपका डेली का खर्चा भी होता है, डेली का खर्चा। अब उसके बाद में मतलब साल का आप कितना इससे मतलब प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं, या फिर पूरा टर्नओवर आपका साल का कितना हो जाता है इस फार्म से? सर सिर्फ मैं अगर बात करूँ 500 बकरियाँ अगर पालने की जी, तो 500 बकरी पालने में जो साल भर का मेरा खर्चा आ रहा है वो 35 लाख से 40 लाख रुपए के बीच खर्चा आ रहा है, जिसमें लेबर का खर्चा भी आ गया, फीडिंग का खर्चा आ गया, मेडिसिन का खर्चा आ गया। 3 खर्चे मेन है जी, जो इस 40 लाख रुपए के अंदर मेरा सारा निकल रहा है। अब 500 बकरियों से एक गणित बताता हूँ मैं आपको, जैसे 500 बकरी अगर बच्चे देती है तो 6 महीने में एक बच्चा भी देती है तो 500 बच्चे आते हैं। ठीक है, तो 500 बकरी साल भर के अंदर मेरे को 1000 बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, और कम से कम कॉस्ट में मानूं मैं 10,000 में भी बेचता हूँ तो 1 करोड़ रुपए की मेरा टर्नओवर हो रहा है, जिसमें से 40 लाख रुपए का खर्चा मैं निकाल देता हूँ तो 60 लाख के आसपास ये मेरा बचत हो जाती है। ओके, अगर इस तरीके से फार्म को मतलब प्रॉपरली चलाते हैं तो
ठीक है। और ये मैंने आपको मिनिमम बताया एक बच्चे के हिसाब से, अगर 2 आएंगे तो अपना रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, ये रहेगा। तो ये चीज़ हुई। अब जैसे सर एक चीज़ मैं ये लास्ट में ये जानना चाहूँगा, क्या बकरी फार्म जो है ये सक्सेसफुल फार्मिंग है, या फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि बकरी फार्मिंग जो है सक्सेसफुल नहीं है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि बकरी फार्मिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारा पैसा है, तो वो भी थोड़ा सा मैं लास्ट में। सर सही बात है, ये मैं आपको यही बोलता हूँ, बकरी फार्म तब सक्सेस है तब ज्ञान पूरा होना चाहिए। अगर हम लोग लालच करेंगे कि मैंने आपको बताया ना 100 बकरी पाल लूँने का लालच करूँगा, मेरी कैपेसिटी 20 बकरी को संभालने की है, मेरे पास ढंग से लेबर नहीं है, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है, जिंदा जानवर है। एक दिन अगर आपने इनको ध्यान नहीं दिया तो दूसरे दिन इनकी लाश मिलेगी आपको जी। तो मेहनत करनी मांगती है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी फेल हुए उनके पीछे अगर आप जांच करोगे तो यही पता चलेगा उनके फेल होने का रीजन क्या, अधूरा ज्ञान। अधूरे ज्ञान होने की वजह से सारे फार्म बंद हो रहे हैं, और कम के ज़्यादा जानवर के लालच की वजह से है कि मेरी कैपेसिटी 100 जानवर की, मैं 500 जानवर पाल रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। डिसमैनेजमेंट हो जाता है, इस वजह से ये सारा लॉस में जा रहे हैं। अगर आप सही व्यवस्थित ढंग से पालेंगे, बच्चों को बचा लेंगे, क्योंकि बकरी पालन में आप मेरी फसल क्या आती है, बकरी को पालेंगे उसके बच्चे आएंगे, वो बड़े करके बेचने। पता चला कि हम उनके बच्चे बचा नहीं पाए, बारिश का मौसम से गुजरेगी, तेज़ गर्मी से गुजरेगी, अभी सर्दी से गुजरेगी, अगर हम इनको बचाने में नाकामयाब हुए, इनको ढंग से हम खुराक नहीं कर पाए, तो ये मरने में बहुत जल्दी होती है। ये बहुत मोर्टेलिटी दर्द इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो अब जैसे लास्ट में एक चीज़ आप और बताइए, कोई भी फार्मर चाह रहा है कि मुझे ये वीडियो देख के कि भाई मुझे भी मतलब अपनी बकरी फार्म है वो स्टार्ट करना है, या फिर ये वीडियो या फिर गोट फार्मिंग का कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख के मतलब स्टार्ट करना चाहता है भावुक होके, बिल्कुल ठीक है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? सही बात है सर, आजकल ये सब जने वीडियो देख के काफ़ी जल्दी भावुक हो जाते बहुत से लोग। मैं सबको यही राय देता हूँ, कम बकरी से स्टार्ट करना, 100% सक्सेस जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप लालच करके एक साथ ज़्यादा बकरी से स्टार्ट कर लोगे, परेशान हो जाओगे, ज़्यादा के चक्कर में कम से भी हाथ धो बैठोगे। तो कम से शुरुआत कर रहे हैं आप, 1 साल तक बकरी पालन को समझे कि ये बकरी मुझसे क्या चाहती है, मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मेरी जेब में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। 1 साल तक मैं बोलता हूँ आप चाहे 20 बकरी पाले, उनको समझिए, उनके बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए, उन पे क्या खर्चा है वो देखिए। 1 साल बाद आप उसको चाहे जितना फैला दीजिए। मैंने भी मेरी शुरुआत घर की छत पे 70 बकरियां पाल के की थी। जब तक मैंने 2 साल तक घर की छत पे 70 बकरियां पाली थी 2100 स्क्वायर फीट के छोटे से टुकड़े में, तब मैं वहाँ समझा। मैंने खुद आज वैक्सीन लगाना, डॉक्टर को बार बार बुलाना नहीं पहुँचाता है, सारी इनिशियली मेडिसिन इंजेक्शन लगाना। आपको समझना पड़ेगा कि बकरी को क्या हो रहा है। रोज़ बकरी में कुछ ना कुछ तकलीफ आती है। 100 बकरी पालोगे तो 4-5 बकरी रोज़ बीमार मिलेगी, तो उनको बचाना और समझने के लिए खुद को प्रिपेयर होना ज़रूरी है। जिस दिन आप ये सब कुछ कर पाओगे उस दिन आप बड़े लेवल पे काम करो, 100% सक्सेस हो। ओके, तो सर आपने गोट फार्मिंग के बारे में काफ़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ में शेयर की। आपने हमारी टीम को और हमारे जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए जो टाइम दिया उसके लिए आपका हमारी तरफ से और हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं, गोट फार्मिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, इससे किस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं, इसके साथ ही आप इस फार्मिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपने देखी। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।